एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम्स चल रहा है, साथ ही भी आने वाले कुछ और भी एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। इन्हीं को देखते हुए आज मैं आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं। ठीक है ना। सीरीज क्या बोलेंगे, हम एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपके जीके में लगभग हर विषय के हर एक प्रकार के प्रश्न का आपका जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। जैसा कि इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, सभी सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर में करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। ठीक, और आप देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगभग हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब बहुत सारा क्लियर आपको होने वाला है। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं, करते हैं शुरू, समय लेते हुए। देखिएगा सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्रश्न पर। देखिएगा ये आपका दिया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्या लिखा हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये आपका था 1951। कब बताएं? देखिएगा पंचवर्षीय योजना है, आपको पता है 1950 के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, है ना। भारत में आज़ादी के बाद में योजनाएं को काम था कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की तरक्की के लिए एक योजना बनाई जाए। तो वो योजना जो है आपका 5-5 वर्षों की योजनाएं बनती थी इसमें। ठीक है ना। ठीक, तो ये 1950 में 15 मार्च को योजना आयोग बना। तो योजना आयोग योजनाओं को बनाता था और साथ में एक था राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा बताएं? राष्ट्रीय विकास परिषद जो था आपका। ठीक, ये जो था योजनाओं को अंतिम अनुमोदन करने का काम करता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा बताएं? राष्ट्रीय और आपका कौन सा विकास परिषद ना, ये क्या करता था? ठीक, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता था। जबकि बना था कौन था? आपका योजना आयोग। तो योजना आयोग कब बना? ये बना आपका 15 मार्च 1950 को। क्लियर ना। अब योजना आयोग जो होता है, ठीक, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन बताएं? तो प्रधानमंत्री जो थे आपके, ठीक है ना, ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है ना। उपाध्यक्ष जो होते थे, ठीक है ना, वो कोई अर्थशास्त्री हुआ करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलेगा। ठीक, बढ़े अपन आगे। तो अब देखिए इसी योजना आयोग का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। क्या बताया? नीति। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि 1 जनवरी 2015 से, कब से बताएं? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति बोले तो क्या? तो नीति का जो फुल फॉर्म आएगा, ठीक है ना, वो आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या आएगा बताएं? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म आएगा, है ना। राष्ट्रीय प्रगतिशील संस्थान। क्लियर ना। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को मोदी जी की सरकार ने क्या कर दिया गया? नीति कर दिया गया। अभी तक भारत में कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी। कितनी बताए? 12, है ना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, ये 2012 से लेकर 2017 के बीच में थी। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। 2012-17 के बीच में। तो अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सारे प्रश्न आपके हो गए कि आखिर पंचवर्षीय योजनाओं का काम क्या है? 5 साल की योजनाओं का बनना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई, तो 51 से लेकर आपका 56 तक ये चलेगी। ठीक है ना। और पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग करेगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था गुलजारीलाल नंदा। कौन बताएं? गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलेगा। ठीक, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी है। और वर्तमान में सीईओ कौन है? सुमन कुमार बेरी है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। करंट में हमने करंट के जो पिछले वीडियो बनाए थे उनमें डिस्कस भी किया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलेगा, बड़े बन आगे। चलेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना का हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भैया ये जो था आपका, ठीक है ना, ये कब बनी बताएं? तो ये बनी हमारी 1951 में। आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं जो वयस्क मनुष्य होता है, कौन सा? वयस्क। जो वयस्क होता है ना, वयस्क के शरीर में 206 हड्डी होती है। जब शिशु अवस्था में होता है बच्चा, किस अवस्था में बताएं? शिशु अवस्था में, तो इसके शरीर में जो है लगभग
300 हड्डी होती है, कितनी बताए 300, ठीक है ना 300, ठीक। जब बाल्यकाल में होता है तो ये हड्डियाँ 208 हो जाती है घट करके, ठीक। और जैसे वयस्क में आता है, मतलब बाल्यकाल में बालक जब होता कितना, ठीक 208 हो जाती है। और जैसे 15-16 साल से बच्चा ऊपर का होगा, हड्डी कितनी 206 आपकी हो जाएगी, है ना। 18 वर्ष के बाद में हम कह सकते हैं 206। वर्तमान में हमारे अंदर, हमारे भीतर कितनी हड्डी है 206, क्लियर ना। तो मानव कंकाल तंत्र से आपका यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्लियर ना। देखिएगा हम इस सीरीज में हर प्रकार के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर होने वाली है, क्लियर ना। तो कुल 206 हड्डियाँ वर्तमान में वयस्क में होती है, 600 अवस्था में 300 के लगभग होती है, और जैसे थोड़ा बड़े होते 208 हो जाती है, वो हड्डी आपस में कनेक्ट होती जाती है। और आपको पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसका नाम होता है फीमर। क्या बताएं, फीमर। और जो फीमर हड्डी होती है कहाँ पे होती है, जंघा में होती है ना, ये आपका जाएगा पैर के अंदर होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है उसका नाम होता है स्टेप्स। कौन सा बताएं, स्टेप्स, जो कहाँ पे होती है कान में, ठीक है ना। तो कान की हड्डी स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है, कहाँ की, कान की। तो कान में कौन सी होगी, कान में होगी कौन सी, स्टेप्स। स्टेप्स क्या है बताएं, छोटी हड्डी है। और बड़ी कौन सी है, तो बड़ी है आपकी फीमर, जो कहाँ पर होती है, जांघ में होती है। जांघ में कौन सी होती है आपकी, फीमर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलेगा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो बच्चा प्रश्न पूछा, देखिएगा सूर्य के जो प्रकाश होता है उससे कौन सा विटामिन मिलेगा हमें, ये मिलेगा कौन सा बताएं, विटामिन डी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। चलेगा, अब विटामिन डी जो होता है, ठीक है ना, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है, ठीक है ना। विटामिन डी यदि की कमी होती है तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग, कौन सा बताएं, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी की खोज किसने की, तो होलकट ने की, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। चलेगा, बढ़िया बना आगे, ठीक। विटामिन हमारे कितने होते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली विटामिन जो होते हैं हमारे, एक तो होता है आपका ए, बी, सी, डी, ई और आपका के, है ना। ये होते हैं हमारे कितने होता है 6। तो 6 विटामिन हमारे होते हैं। इन 6 विटामिन में आपको ध्यान रखना, बी और सी जो होते हैं ना, ठीक है, जल में, किसमें, जल में विलय होते हैं, मतलब पानी के साथ ही घुल जाते हैं, जल के साथ घुल जाते हैं। जो ए और डी और एडेक, क्या बोलेंगे, एडेक, क्या बोल दो, कीड़ा। देखो क्या कहने का मतलब ये देखिएगा, जो विटामिन हमारे होते हैं, हमने कौन कौन सा बताया आपको, एक तो बताया आपका ए, एक बी, सी, डी, ई और एक आपका कौन सा के। तो जो बी और सी है ना, ये दोनों विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में पानी में, क्या बताएं, पानी में घुल जाते हैं, मतलब जल के साथ ये मिल जाते हैं। जबकि जो आपका ए, डी, ई के, मतलब इसे बोल सकते हैं कीड़ा, है ना, कीड़ा बोल सकते हैं। जो कीड़ा होते हैं ना, ये वसा में घुल, देखो घी में वसा होता है ना। इसकी याद कैसे रखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए, डी, ई के हैं, ए, डी, ए के ना। या इसे अलग कीड़ा से भैया मान के चलो कि घी आपने रखा अपने किचन में, घी का डब्बा जो उसका आपने ढक्कन खोल के रखा है, उसमें कीड़ा गिर गया, तो घी क्या होता है, वसा। तो कीड़ा किस में गिर गया आपका, घी में, घी मतलब वसा में। तो वसा में घुलनशील कौन सा होगा आपका, ए, डी, ई के, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। ठीक, विटामिन ए की बात करें हम, ठीक है ना, इसी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की हम बात करें, है ना, जैसे सी की बात करें, सी से स्कर भी हो जाता है ना। बी से बात करें तो आपका बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है ना। ई से बात करते तो ई से जो है आपका प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है ना। ओके, जो होता है इससे रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन की जरूरी है रक्त का थक्का बनाने के लिए, है ना। रक्त का थक्का बनने का मतलब ये हुआ कि से आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद आपका खून लगातार निरंतर निकलता जा रहा है, तो मतलब रक्त का थक्का आपका नहीं बन रहा है। तो विटामिन के बहुत जरूरी है ताकि आपके शरीर में रक्त का थक्का आसानी से बन जाए। नॉर्मली 2 से 3 मिनट के अंदर रक्त आपका बहता हुआ रुक जाना चाहिए। यही 2 से 3 मिनट में आपका खून जो है बहता हुआ नहीं रुक रहा है, ठीक, तो हो सकता है आपको एनीमिया रोग भी हो जाए, ये भी विशेषता होती है, क्लियर ना। तो विटामिन डी जो होता है किससे प्राप्त होगा, हमारा सूर्य के प्रकाश से होगा, क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, बी और सी है। वसा में कौन कौन से, ए, डी, ई के है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। मैंने कहा ना कि हम हर प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जीडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, चलेगा, जीडी या अन्य एग्जाम के हिसाब से। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर की बात करूँ मैं तो आप सब जानते हैं, है ना, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है आपका, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे आता है, तो अमृतसर जो आता है हमारा कहाँ पे आता है बताएं, ये आता है हमारा पंजाब में। कहाँ देखिए आपके सामने भारत है ना, ठीक, ये आपका भारत है। देखो भारत को हम थोड़ा प्रॉपर बना देते हैं, ये सही हमारा भारत है। तो भारत में ये जो राज्य आपका इस तरफ है, अपन तो एमपी में, अपन मध्य प्रदेश में यहाँ पर, ठीक, और ये कहाँ कौन सा पंजाब है। तो पंजाब राज्य जो है हमारा, ठीक, पंजाब में क्या है, अमृतसर क्या, अमृतसर। तो अमृतसर में क्या है, स्वर्ण मंदिर है। अब जो स्वर्ण मंदिर है ये बनवाया था गुरु रामदास ने। कौन ने, तो सिखों के 10 गुरु हुए भैया, उनमें किसका नाम था, रामदास। तो
सिखों के जो चौथे गुरु थे आपके, जिनका नाम था गुरु देखो इसका ट्रिक बनेगा, गुरु अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। तो चौथे नंबर गुरु कौन थे? रामदास जी। रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। तो अमृतसर जो शहर था वो किसने बसाया था? रामदास जी ने। और इनके बाद आए अर्जुन देव। कौन? अर्जुन देव। तो अर्जुन देव जो थे आपके पांचवें गुरु को, उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अर्जुन देव जी ने बनवाया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कहाँ पर है ये? अमृतसर में। अमृतसर मतलब पंजाब में, क्लियर ना। अमृतसर में ही जलियांवाला बाग है, जहाँ पर कि आप सब जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो है यहाँ पे जो आम सभा हो रही थी, उस आम सभा पर गोली चलवाई थी। इसे बोलते हैं आपका जलियांवाला हत्याकांड, क्लियर ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए बड़े बना के, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। 10वें गुरु हमारे गुरु अर्जुन देव जी, सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलेगा, अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ से थे? तो आपको ध्यान रखना है, चार मीनार जो है आपका ये हैदराबाद में कुतुब शाही वंश था, है ना, ठीक, उस वंश ने इसको बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। तो चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में आ जाएगा आपका। चलेगा, हैदराबाद किसकी राजधानी वर्तमान में? तो हैदराबाद जो है आपका, ठीक है, ये राजधानी किसकी? ये हमारी तेलंगाना। किसकी बताए? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। और यहाँ पर चार मीनार आपका स्थित है, क्लियर ना। चलेगा, बड़े बना के फिर अगर आता है हमारा, ठीक, कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में, आपको पता है ना। कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो जब भारत में मोहम्मद गोरी आया, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम जो था, कौन बताएं? मोहम्मद गोरी भारत में, देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा 1206, क्या बताएं? 1206 बना लेते हैं। देखिएगा, भारत में पहला जो मुसलमान था इसने आक्रमण किया था 712 में, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन बताए? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, ये अरब से आया था, है ना। इसके बाद में अलग अलग मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, जिनमें एक आया था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, गजनबी के बाद में आया था मोहम्मद गोरी, है ना। अब महमूद गजनबी जो था आपका, इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, आपको ध्यान रखना है, ठीक, 1526 में, सॉरी 1025 में आपका, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी की बात करूं मैं, तो मोहम्मद गोरी जब आया ना, कौन? मोहम्मद गोरी। चलिए इसको प्रॉपर लिख देता हूं मैं आपके सामने यहाँ पे, देखिएगा, ठीक, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जो था, ठीक, इसने 1191 में, 1192 में, है ना, 1191, देखिए प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, 1191, 1192, 1194। तो 1191 उत्तरायण का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे हमारे वो जीत गए, ठीक। दूसरे में जो है आपका गोरी जीत गया, और तीसरे में जयचंद जो था उसे हरा दिया, ठीक है ना। तो मोहम्मद गोरी जो था, इसने भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, आप ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था बताएं? उस कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही जो है आपका, ठीक है ना, क्या बना? कुतुब मीनार को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई। किसने? बोलो, इल्तुतमिश, ये आपको ध्यान रखना। और ये किसका था? ये था गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का जो शासक था इल्तुतमिश ने, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो थी आपकी, इसको बनवाने का काम शुरू करवाया। इल्तुतमिश ने इसे क्या किया? इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाने का काम किया, ये आपको ध्यान रखना। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है, वो और ज़्यादा इसको ऊपर तक कंप्लीट करवाता है, ठीक है ना। इल्तुतमिश का इसमें आता है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला मतलब गुलाम वंश का शासक था, जिसे तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? इल्तुतमिश जो था ना आपका, ये तुर्की के खलीफा से अपने राज्य को करने के लिए मान्यता लेकर आया था, परमिशन लेकर आया था। तो तुर्की के खलीफा से मान्यता लेने वाला कौन था? इल्तुतमिश था, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और कुतुब मतलब गुलाम वंश के जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है ना, कुत्ते ऐसा नाम है तो इसका, ठीक है ना। इसी ने जो है आपका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इल्तुतमिश ने क्या किया? पूरा किया था, ठीक। हालांकि और भी आगे जाकर फिरोज शाह तुगलक इसे ज़्यादा बड़े स्तर पर बनवाता है ना, ये आपका जाएगा, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका ये जाकर बनवाता है, फिरोज तुगलक नहीं आएगा, वो तो अलग आएगा, ठीक है, चलेगा। बड़े बन आगे, चलिए आगे होगा समझ में आपको। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ से था? आप सब जानते हैं, देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर आपको? मुंबई में। देखिएगा यहाँ पूछेगा इंडिया गेट, तो जो इंडिया गेट है कौन सा बताएं? इंडिया गेट, जो इंडिया गेट है, ठीक, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है ना। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका ये कहाँ पर? मुंबई में, क्लियर ना। अब गेटवे ऑफ इंडिया जो था आपका अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, मुंबई में, ठीक। अंग्रेजों का राजा जॉर्ज पंचम आया था उस समय में, ठीक है ना। वो जो इंडिया गेट है हमारा, ठीक है ना, ये दिल्ली में बनाया गया, जहाँ पर कि अमर ज्योति जवान है। देखो
इंडिया गेट दिल्ली में, और दिल्ली में हमारे जो जवान शहीद हुए युद्ध में अलग अलग समय में, ठीक, उनकी याद में यहाँ पे अमर ज्योति जवान है ना, एक दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो कि दीप यहाँ पे जलता रहता है। हमारे जवानों का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिन जवानों ने हमारे 1971 के है ना 71 के युद्ध में, कारगिल के युद्ध में भाग लिया था। क्लियर ना। तो दिल्ली इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? आपका मुंबई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। देखिए सामने आपके सामने दोनों ऑप्शन नहीं दे रखे, ठीक चलेगा। बड़े अपन आगे। ताजमहल कहाँ से थे? ताजमहल आप सब जानते हैं कहाँ पर है? आगरा में। तो जो ताजमहल है आगरा में है। आगरा कहाँ पर है? तो आगरा यूपी के अंदर आता है। क्लियर ना। किसने बनवाया ये? तो ये बनवाया आपका शाहजहां ने। किसने बताया? शाहजहां ने। शाहजहां ने क्या बनवाया? आपका ताजमहल। अब शाहजहां ने जो है आपका, इसके अलावा यदि हम बात कर, देखिएगा इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं, दिल्ली में जो हमारा लाल किला है वो किसने बनवाया बताएं? लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया है ना। शाहजहां का जो शासनकाल था मुगलों के समय में, इसे स्थापत्य कला, क्या बताएं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के समय को। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो शाहजहां के शासनकाल को हम क्या बोलेंगे? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहेंगे शाहजहां के शासनकाल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, और ये आ गया हमारा ताजमहल का। ठीक, अच्छा साथ में ध्यान रखें, ताजमहल को 1983 में कब बताएं? 1983 में ताजमहल को यूनेस्को में, क्या बताएं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। मतलब कि भारत में सबसे पहले 1983 में जो है ताजमहल है और भी कुछ आपके गुफाएं से अजंता की गुफाएं, इनको यूनेस्को में शामिल किया गया था। क्लियर ना। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है बताएं? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कहाँ पर की गई? तो आपको ध्यान रखना, आज़ाद हिंद सेना की जो स्थापना की गई थी आपकी फौज की, सिंगापुर में। अब आप एक बात याद रखिएगा, जो आज़ाद हिंद है हमारा, ठीक है ना, इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। कौन ने बताएं? रास बिहारी बोस। ठीक, रास बिहारी बोस ने। ठीक, अधिकतर लोग सुभाष चंद्र बोस करके आते हैं, गलत है। तो 1943 में रास बिहारी बोस जो थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे, ठीक है ना, ठीक, ये थे आज़ाद हिंद सेना के, क्या बताएं, सेनापति। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे बताएं? सुभाष चंद्र बोस जो थे आपके, वो क्या थे बताएं? सेनापति थे। आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद सरकार, क्या पूछेगा वो? आज़ाद और क्या हिंद सरकार, इसकी स्थापना जो की थी, किसने की थी बोलो? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी स्थापना की बताएं? आज़ाद हिंद सरकार की है ना, सरकार की है ना। जबकि सेना की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। कौन ने बोलो? रास बिहारी बोस ने की थी। क्लियर ना। ये आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बात और देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती अभी 23 जनवरी को आ रही है। कब आ रही है बताएं? 23 जनवरी को। 23 जनवरी जो है आपका 1897 को उनका जन्म हुआ था, कटक में। कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में। क्लियर ना। तो 23 जनवरी को हम राष्ट्रीय शौर्य पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ध्यान रखना है ना। तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो है आपका, वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से वीडियो को सुने, ध्यान दे। सुनने पर लिखा हुआ तो ठीक है अपनी जगह पर, बट सुनने पर ध्यान दे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते बना आगे। ये पूरे जीके का निचोड़ है भैया आपका, ठीक है ना, जीडी एग्जाम से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 5 सितंबर, क्या बताएं? 5 सितंबर को हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति, कौन बताएं? भारत के, सॉरी, पहले राष्ट्रपति, दूसरे नहीं, भारत के प्रथम क्या उपराष्ट्रपति एवं दूसरे क्या बताएं? राष्ट्रपति के जन्मदिन 5 सितंबर को जो है हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्लियर ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बताएं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। याद रहेगा आपको, क्या नाम है? राधाकृष्णन। आपको पता है जो हमारी राज्यसभा थी, उस राज्यसभा के पहले सभापति भी कौन थे? ठीक, पहले सभापति भी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति भारत में, ध्यान रखें आप, कौन? उपराष्ट्रपति। यहाँ लिख देता हूँ मैं, उपराष्ट्रपति है ना। ये जो होता है राज्यसभा, क्या राज्यसभा का क्या होता है बताएं? सभापति होता है। ध्यान रखें। तो पहले कौन हुए? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति थे। आपको ध्यान रखना है।
वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है। तो आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा प्रश्न है, करो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने, आपको पता है। तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने, आप सब जानते हैं। भगत सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 23 मार्च का पता है, 23 मार्च ठीक 1931 को 31 को भगत सिंह के साथ में सुखदेव, कौन बताएं? सुखदेव, और राजगुरु, कौन? राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी जो है आपका कब दी गई थी बताइए? तो कब? 23 मार्च 1931 को दी गई थी ना। इनके 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हालांकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि एक्चुअल में शहीद दिवस आपका ठीक 23 मार्च को ही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वास्तव में देश के लिए अपना योगदान दिया। क्लियर ना, महात्मा गांधी का अपना योगदान हो सकता है, ठीक है ना, बट इनका पहले आता है। क्लियर ना, चलेगा। बड़े बन आगे। फिर हमारे करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने 1942 में। कब बताएं? 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा बताएं? भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, उस आंदोलन के समय में करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई का। मतलब महात्मा गांधी पहले कहते थे कि आज़ादी जो है आपका शांति से मिलेगी, अहिंसा से मिलेगी, लेकिन फाइनली आज़ादी प्राप्त करने के लिए आपको हिंसा के मार्ग अपनाना पड़ा। क्लियर ना। तो 8 अगस्त 1942 को ठीक वर्धा में जो है आपका कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई है ना। उस बैठक में जो है आपका ये तय किया गया कि अब हमें केवल कुल मिलाकर के अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो आपको बताना चाहूँगा मैं, इतिहास में जो गुप्त वंश है, कौन सा बताएं? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। कौन सा वंश बताएं आपका? गुप्त वंश, श्रीगुप्त। कौन बताएं? श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का राजा हुआ समुद्रगुप्त, है ना। ठीक, इसे क्या कहा था? भारत का नेपोलियन, ठीक है ना। इसने कई सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था या जीत लिया था। और ये एक संगीत ऐसा कहते हैं, इलाहाबाद में प्रयागराज जो है हमारा, प्रयागराज में एक हरिशेन द्वारा बनवाया गया ठीक एक स्तंभ है ना, जिसे बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, है ना। उस स्तंभ के अनुसार माना जाता है कि यहाँ पर सिक्के भी इसके प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो था आपका एक कवि भी था, है ना, क्योंकि इसके सिक्के पर कवि इसे कुछ लिखता हुआ दिखाया गया है, और संगीतकार के रूप में भी वैसे माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का कौन सा राजा संगीतकार और कवि के रूप में बताया गया, कविराज के रूप में, तो समुद्रगुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भारत का नेपोलियन एडम स्मिथ ने कहा, किसने कहा बताओ? इतिहासकार एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, गुप्त वंश की स्थापना किससे? श्रीगुप्त ने की, आपको ध्यान रखना है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे आपके इसमें, ठीक, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, वो भी काफी चर्चा में यहाँ पे रहे। क्लियर ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, देखिएगा। तो भारत रत्न, कौन सा बताएं? भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत होती है 1900 कब से बताएं? 1954 से। 1954 में पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, इन 3 लोगों को जो है भारत रत्न आपका दिया गया था। क्लियर ना। अंतिम की बात करूं मैं तो 2020 में दिया गया, है ना। ये जो दिया गया, सॉरी 19 में दिया गया, 2019 में जो दिया गया था डॉक्टर जो है आपका, एक तो हम बात करें तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, नानाजी देशमुख जी को दिया गया था, है ना। और हम बात करें तो इनके अलावा भूपेन हजारिका को दिया गया था। तो 2019 में सबसे आखिरी बार भारत रत्न दिया गया था, 54 में पहली बार दिया गया था। क्लियर ना। इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, केवल इसमें पीपल के पत्ता जो होता है उसके जैसा जो है आपका एक शील्ड दिया जाता है ना, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मतलब कुल मिला के ये सम्मान है, राशि पैसे से सम्मान को नहीं देखा जाता, इसलिए आप इसे सम्मान कहेंगे। क्लियर ना। ठीक, क्योंकि इसमें केवल ये मतलब सबसे बड़ा सम्मान है जो कि व्यक्ति को देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा मरने के बाद मरणोपरांत लोगों को दिया गया है ना, जीवित लोगों को कम मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं मैं, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे भारत के ठीक दूसरे पीएम थे, मतलब परमानेंट पीएम। देखो पहले नंबर जवाहरलाल नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारीलाल नंदा आते हैं, पर एक कार्यवाहक होते हैं। भारत के स्थायी पीएम दूसरे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु 1966 में ताशकंद में, कहाँ पे? ताशकंद आता उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान जो देश है आपका, वहाँ के ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है 11 जनवरी को होती है। क्लियर ना। तो इनकी मृत्यु के बाद में इन्हें जो है सबसे पहले भारत रत्न आपका दिया जाता है। तो मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वाराणसी के रहने वाले थे। क्लियर ना। चलेगा, बढ़िया बना आगे। ठीक, अगला
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखें कालिदास जी को। मतलब कालिदास जी जो थे हमारे, ठीक है ना, जो कि ठीक गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिनका नाम था, उनके दरबार में क्या थे बताएं, ठीक इनके दरबारी थे या कह सकते हैं उनके नवरत्न थे कालिदास जी। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी पुस्तकों का नाम है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, है ना। किसकी पुस्तक का नाम है, कालिदास जी की पुस्तक का नाम है। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है हमारा, देखिएगा हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि फटाफट 100 क्वेश्चन लिए और निपटा दिए, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य है कि हर एक प्रश्न से संबंधित जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वो भी आपको याद हो, क्योंकि ताकि आप एग्जाम में, और अभी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है इस बहुत ही मतलब कह सकते हैं हम ज़्यादा लेवल का इसमें जीके नहीं आ रहा है, ठीक। हमारा ल्यूसेंट वाला जीके लगभग आ रहा है, ल्यूसेंट का जीके विविध वाला पोर्सन है, तो लगभग 10 से 12-15 क्वेश्चन तो आपके आराम से कवर आप कर दोगे, ठीक है ना। चलेगा यहीं से लगभग मान के चलिए जो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे ना, इतना कि तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलेगा अगला है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है राकेश शर्मा। कौन थे बताएं, राकेश शर्मा जो थे आपके, ठीक है ना, वो 1984 में, ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने वाले क्या बताए प्रथम भारतीय थे, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा था यहाँ आने के बाद में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना। मतलब पूछा जाए कि भारत के कौन से वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में जाने के बाद में ये कहा था, राकेश शर्मा ने। क्लियर ना, ये अमेरिका से गए थे, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप सब जानते हैं एशिया महाद्वीप। भाई ये हमारा मान लो पूरा विश्व है, देखो मैं आप बना देता हूँ, जैसे कि आपको पता है ये हमारी पूरी क्या है, पृथ्वी है ना। पृथ्वी हमारी ऐसी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो आपको ध्यान रखना है जो इधर में आपका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, ये आपका एशिया है ना, और ये महाद्वीप जो है आपका सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और इधर ऊपर कौन सा आपका, ये यूरोप महाद्वीप है, इधर में कौन सा उत्तर अमेरिका है, इधर नीचे कौन सा दक्षिण अमेरिका है, ठीक। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ है आपका अंटार्कटिका, इधर में कौन सा आता ऑस्ट्रेलिया। क्लियर ना, तो हमारे 7 महाद्वीप है, और बीच में कौन सा आता आपका अफ्रीका, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो एशिया महाद्वीप जो है हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देश कुल आपके 47 है, जबकि हम बात करें देशों की संख्या ज़्यादा, 54 देश है आपके 54 अफ्रीका महाद्वीप में। तो देशों की सर्वाधिक संख्या जो है ना आपका वो किसमें है, अफ्रीका में, आपको ध्यान रखना है। जबकि हम बात करें बड़ा महाद्वीप कौन सा हमारा, एशिया है। क्लियर ना, चलेगा। अगला है हमारा कौन सा, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो आपको बताना चाहूँगा मैं, हमारा संविधान जो था आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ। देखो संविधान बनने की जो शुरुआत हुई थी ना, पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम जो बैठक हुई थी ना आपकी, ये हुई थी, हम बात करेंगे 24 जनवरी है ना 1950 को जो है आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, आपको ध्यान रखना है। के लिए पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। हालांकि संविधान जो हमारा था वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, आप याद रखें। तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ आपका, 26 नवंबर 1949 को। संविधान की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुई आपकी बताएं, तो 24 जनवरी 1950 को, आपको ध्यान रखना। और 26 जनवरी के लागू कर दिया संविधान को। क्लियर ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे हमारे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी थे, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको बताना चाहूँगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आता आपका उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यान हम बोलेंगे 1935 में। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते अपन आगे। अगला प्रश्न क्या हमारा देखिएगा, 25वां प्रश्न है हमारा, भारत की पहली ट्रेन है ना, भारत की जो है पहली ट्रेन कौन सी थी, तो आपको ध्यान, मतलब भारत में पहली ट्रेन तो आपको पता है, ठीक, 16 अप्रैल का बताएं, 16 अप्रैल है ना। देखो 16 अप्रैल और 1853 को लॉर्ड डलहौजी, कौन बोलो, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन चली थी, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ बोलो, महाराष्ट्र में। हमारा महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई से ठाणे के बीच में। क्लियर ना। तो भारत में पहली ट्रेन जो थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक, 16 अप्रैल 1853 को कहाँ पर, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। क्लियर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था आपका, लॉर्ड डलहौजी, यही वो अंग्रेज था जिसने हड़प नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी बोलो, हड़प नीति। भारत के राज्यों को अपने अधीन करने के लिए हड़प नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि 1848 में आया था और ये 1800
56 तक रहा था, 56 तक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। अगला, लीप वर्ष में कितने दिन होते बताइए। तो आप सब जानते हैं लीप वर्ष मतलब कौन सा दिन, बताएं कौन सा वर्ष जिस वर्ष में 29 फरवरी जो है आपका 29 दिन का आता है। क्लियर ना। तो फरवरी 29 दिन का किस में आता है, ये आता आपका बताएं लीप वर्ष में 29 फरवरी है ना। चलेगा, फरवरी का महीना सामान्यतः 28 दिन का होता है, लेकिन 29 फरवरी जिस महीने में आएगा लीप ईयर कहलाएगा। क्लियर ना। चलेगा, देखिए कारण क्या है मैं बताना चाहूँगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य की जब परिक्रमा करती है तो आपको पता है वो 365 दिन, ठीक है ना, और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है। किसका, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये सूर्य है ना, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी यहाँ से मान लो घूर्णन कर रही है, तो यहाँ से शुरू हुई, वापस यहीं पे आएगी, तो 365 दिन है ना, और कितने 6 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, एक चक्कर। तो अब देखिए क्या होगा, पहला साल में 365 दिन होगा 6 घंटे, अगले साल में 12 घंटे हो जाएंगे, फिर अगले साल में 18 घंटे, फिर अगले साल में, तो चौथे साल में जाकर कितना, एक दिन, मतलब 24 घंटे पूरे आपके हो जाते हैं, एक दिन पूरा हो जाता है। तो एक दिन पूरा हो जाएगा, वो दिन कब होगा, 29 फरवरी को। क्लियर ना। देखो सामान्यतः 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अपन ने पढ़ा है। ठीक, लेकिन ये क्या होगा, ये 6 घंटे आपका अलग अलग वर्षों में बढ़ता जाएगा, अगले 6 घंटा, अगला 12 घंटा हो जाएगा। तो ऐसे करके देखा जाए तो चौथे साल में जाकर ये क्या बताए, 6 घंटे दी 4 साल को बन जोड़ें तो 6 चुक 24 यानी 24 घंटे आपका बनेगा। तो 24 घंटे मतलब एक दिन आपका, तो एक दिन बढ़ जाएगा, 29 फरवरी होगा। तो 366 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलेगा, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, ठीक है ना, 365 दिन और 6 घंटे में, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब एक घूर्णन पूरा करती है अपने अक्ष पर। क्लियर ना, जिसे अपन एक दिन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप सबको पता है हीराकुंड बांध। कौन सा पता है, हीराकुंड बांध आता है उड़ीसा में महानदी पर, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। क्लियर ना आपका, ये आप ध्यान रखें। बड़े बनागे। अगला, भारत का अच्छा सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तो ऊंचा बांध आएगा वर्तमान, लंबा बांध तो हीराकुंड हो गया। जो ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। कौन सा बोलो, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो आता है ये कहाँ पे आता है, ये आता उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 261 मीटर ऊंचा टिहरी बांध जो है आपका, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। चलेगा, अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है। तो भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम है थार रेगिस्तान, जो कहाँ पे आता है, राजस्थान में। आप सब जानते हैं कहाँ पे, राजस्थान। ये राजस्थान राज्य है हमारा। तो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पर क्या आता है आपका, थार रेगिस्तान। क्लियर ना। और थार रेगिस्तान में ही परमाणु परीक्षण होता है भारत का। तो भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ पर करता है, थार रेगिस्तान में, जहाँ पर जगह आती है आपकी, ठीक क्या बोलते हैं आपका, पोखरण। कौन सा बोलो, पोखरण। तो थार रेगिस्तान में आता पोखरण, जैसलमेर जिले के अंदर, ठीक, जहाँ पर भारत अपना परमाणु बम का परीक्षण करता है। भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण जो किया था वो किया था 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा किया था 11 और 13 मई 1998 को। ये आपको ध्यान रखना है, शक्ति 98 के नाम से। क्लियर ना। चलेगा, अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहा ना कि हम 100 प्रश्न नहीं बल्कि 100 प्रश्न के साथ में मान के चलिए लगभग 300 से 400 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर ना। बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। चलेगा, तो भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ पर करता है, थार रेगिस्तान में करता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आप सब जानते हैं डेल्टा क्या होता है। देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये भाई हमारा भारत है ना, भारत में आपको पता है ये गंगा नदी ऊपर से बहकर आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आती है, इधर से ऐसी बहती हुई, ठीक रहिए आप। तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी, बंगाली खाड़ी। बंगाली खाड़ी में गिरेगी तो यहाँ पर इन नदियों में बाढ़ भी आती है अक्सर। तो जब बाढ़ वगैरह आती है तो बाढ़ में क्या होता है, कई बार चट्टाने आपके पेड़ पौधे वगैरह टूट कर आते हैं, सारे के सारे टूट कर बहकर आते हैं। बहकर आके कहाँ जमा होंगे बताएं, वो आपके समुद्र में। तो जमा होते होते ये जो इलाका है ना, ये इलाका डेल्टा के आकार का बन जाता है, और यहाँ पर इतना मतलब बहुत सारा कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भूमि है वो कैसी बन जाती है, यहाँ की भूमि जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेगिस्तानी, मतलब रेगिस्तानी सॉरी, यहाँ की भूमि जो आपकी वो दलदली भूमि बन जाती है। तो ये जो भूमि वाला क्षेत्र बन जाता है कचरा इकट्ठा होने के बाद में, डेल्टा कहलाता है ना। तो डेल्टा जो है आपका, तो विश्व का सबसे डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ पे आता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, और यहीं पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। कौन से वन बताएं, मैंग्रोव वन। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन का मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। आपको ध्यान रखना है, मैंग्रोव वन बोलते हैं, ठीक, समुद्री इलाकों में खारे पानी में उगने वाले पौधों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम सुंदरबन नाम क्यों रखा, यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं तो नाम दे दिया सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है,
ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। बहुत फेमस टाइगर, यहाँ के टाइगर बहुत फेमस माने जाते हैं। क्लियर ना, चलेगा बड़ेपन आगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा? गुंबद तो गोल गुंबद आता है, बीजापुर में आता है। ये आपका कहाँ पे? बीजापुर में आएगा। क्लियर ना, तो बीजापुर में क्या आएगा आपका? गोल गुंबद आएगा, सबसे बड़ा गुंबद कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी? तो मोहम्मद गोरी ने। मैंने अभी आपको पहले बताया था, मोहम्मद गोरी जो था आपका, इसने युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान साहब से, ठीक है ना। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और झंडावार का युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे हमारे, और मोहम्मद गोरी हार गया था। दूसरे में मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, चलेगा बड़े बना आगे। अगला है हमारा, कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में अपन ने पढ़ा पहले, ठीक है, चलेगा बड़े पर आगे। कुतुब मीनार किसने शुरू करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने। अपन ने अभी इससे पहले इसकी बात ऑलरेडी कर रही थी। क्लियर ना, चलेगा। तो इस प्रश्न को बना के बढ़ाते हैं। अगला है हमारा, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? अभी मैंने बताया था आपको कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी स्थापना की थी, बताएं? आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। जबकि सेना की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने की। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो 4 वर्षों में आपको ध्यान रखना है। तो 1896 का बताएं, 1896 यूनान देश, कौन सा बोलो? यूनान देश के एथेंस में सबसे पहली बार ओलंपिक खेल आपके खेले गए थे, आपको ध्यान रखना है। प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो ये भी आपको यूनान में खेला गया था, 4-4 साल में होता है। अभी जो खेला गया था 32वां खेला गया था, कहाँ पर? जापान के टोक्यो में। तो जापान के टोक्यो में 32वां ओलंपिक खेल खेला गया था, आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, चलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। देखो, जैसे बैरोमीटर है आपका, बैरोमीटर आप सबसे पहले बात बताना चाहूँगा आपको, ये मान लो बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है ना आपका, इसमें अलग अलग आपके पॉइंट बने हुए हैं। बैरोमीटर का काम क्या है? देखो, बैरोमीटर होता है दाब को मापने के लिए। क्या बताएं? जो वायु दाब होता है, क्या? वायु का दाब, एयर का जो प्रेशर होता है, क्या? एयर प्रेशर, किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर में 776 है ना, ठीक, आप बोल दीजिए, आप तो क्या बोलते हैं, मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर है ना। 776 जो सेंटीमीटर होता है हमारा, मतलब है ना, मिलीमीटर होता है, ये सामान्य वायु दाब होता है। मतलब पृथ्वी का सामान्य जो वायु दाब है वो कितना? सामान्य क्या है? वायु दाब। ये कितना बताइए? ये होता है हमारा 76 सेंटीमीटर बोल दो, या 760 आप मिलीमीटर बोल दीजिए। तो कहते हैं कि यदि 776 जो है आपका मिलीमीटर से नीचे यदि मान लो बैरोमीटर का पारा आएगा और अचानक से आएगा, ठीक, अचानक से गिरेगा, तो तूफान आने का संकेत होगा। और यदि ये पारा आपका ऊपर की ओर जाएगा, पारा कहाँ जाएगा बताएं? पारा यदि मान लो ऊपर की ओर जाता है तो मौसम क्या होता है? साफ होता है। क्या होता है? मौसम साफ होता है। तो बैरोमीटर में जो पारा है 776 सेंटीमीटर से आपका ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा, और नीचे आएगा तो बरसात होने का संभावना होगी। अचानक से एकदम तेजी से नीचे आएगा तो तूफान आने का संकेत होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायु दाब को मापते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? भारत का मरुस्थल का नाम क्या है? थार है, अपन ने भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना, चलेगा। ये अगला, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? हिंदी किस भाषा लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी बताएं? देवनागरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? जो आपके सामने हिंदी दिख रही है, ये इसका तरीका क्या लिखने का? देवनागरी। अलग अलग लिपियाँ होती है, देवनागरी होती है, ब्राह्मी लिपि होती है ना, ठीक, चलेगा बड़े बना के। अगला है हमारा, भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ? आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आपका अलग बना, ये आप सब जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। लॉर्ड माउंटबेटन, देखो लॉर्ड माउंटबेटन जो था आपका, ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये आपको ध्यान रखना है। और आज़ादी के समय में भारत का वायसराय, मतलब आज़ादी से पहले कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिएगा, मार्च 1947 में, कब बताएं? मार्च 1947 में, ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया, क्या बन करके? वायसराय। क्या बताएं? वायसराय। तो वायसराय बनकर आया, ठीक। 15 अगस्त को भारत आपका आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद ये क्या कहलाया? गवर्नर जनरल। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्च 1947 में भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। और 15 अगस्त को जैसे भारत आज़ाद हुआ, इसका नाम क्या हो गया? गवर्नर जनरल, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने, जब ये गया 1948 में, कब गया ये? 1948, तो 1948 में भारत से गया। इसके जाने के बाद में सी राजगोपालाचारी, कौन बोलो? सी राजगोपालाचारी कौन बन गए? भारत के गवर्नर जनरल। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का या भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बताया? सी राजगोपालाचारी। क्लियर ना? जो बाद में जो है मुंबई मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। क्लियर ना? चलेगा, बढ़ते अपन आगे। अगला है हमारा,
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आप सब पता है कि जो रक्त कोशिकाएं होती है हमारी, जो रक्त होता है हमारा, रक्त यदि रक्त की हम बात करें तो जो रक्त होता है, रक्त में एक तो होता है क्या बताया आपका, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बताया? प्लाज्मा से बना होता है रक्त आपका। दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं होती है। तो रक्त कोशिका जो होती है ना, वो होती है एक तो आरबीसी, एक आपकी डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स आपका होता है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि जो खून होता है हमारा, देखो खून एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रक्त कोशिकाएं हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो उसने पूछा है कि आरबीसी कहाँ बनती है? तो आरबीसी जो होती है आपकी, वो अस्थि मज्जा, जो हमारी हड्डियों के बीच का भाग होता है, जैसे हमारी ये हमारी, देखो जैसे कि मान लो, ठीक, हमारी हड्डी इस प्रकार से हमारी हड्डी होती है। देखो बताता हूँ मैं आपको, हड्डी होती तो हड्डियों का जो भाग होता है आपका, ठीक है, ये वाला खोखला भाग होता है, इसके अंदर होता है अस्थि मज्जा, ठीक है ना। तो अस्थि मज्जा जो होता है वहाँ पर आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स आपका। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, जिनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। कितना बताएं? 20 से 120 दिन। ये कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा बनती है ना, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी प्लीहा में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलेगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, आपको पता है। जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, ठीक। देखो हार्ट की बात करूँ मैं, जैसे हार्ट है हमारा, तो हार्ट कितने हिस्सों में बटा? 4 हिस्सों में भाई, है ना। देखो इधर जो होता है आपका, ये आपका दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद, ये दायां निलय आपका, दायां निलय होता है। यहाँ पे बायां आलिंद होता है और बायां निलय होता है। तो 4 हिस्सों में बटा होता है हमारा हृदय, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट या जूल। आप सब जानते हो, शक्तिमान जो होता है वो शक्तिमान में सबकी वाट लगाता है, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वो वाट हो जाएगा। क्लियर ना? चलेगा, आगे होगा आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन होती है? तो आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो हमारा वायुमंडल है ना, ठीक, वायुमंडल, ये जो वायुमंडल है अपन जो जिसमें रहते हैं ऊपर, तो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 78% क्या बताया आपका? नाइट्रोजन है, ठीक, और 21% लगभग क्या आपका? ऑक्सीजन है, और 0.03% क्या बताएं? CO2 है, आपको ध्यान रखना है। तो 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, और आपका 0.03% क्या आपका? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो नाइट्रोजन होती है ना, इस गैस के कारण ही हमें हवाओं का, आंधियों का, तूफानगन का आभास होता है। क्लियर ना? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? ऑक्सीजन जो होती है ये ज्वलनशील गैस होती है। ऑक्सीजन के बिना कुछ भी जल नहीं सकता। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस भी कहलाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा ऑक्सीजन के कारण ही बनती है। ऑक्सीजन अपन लेते हैं और CO2 अपन छोड़ते हैं। क्लियर ना? और CO2 जो है आपका, ये वायुमंडल के तापमान को मैनेज करके रखती है ना, मतलब इसका होना भी जरूरी है आपका। चलिए ना, वरना ठंड से हम मर जाएंगे। क्लियर ना? अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता? तो आपको ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष जो होता है आपका, ठीक, इसमें अवतल लेंस, कौन सा बताएं? अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर ना? देखो निकट दृष्टि दोष वो होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है कि दूर, देखो नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं जो होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्लियर ना? जबकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, उसमें निकट की वस्तु, दूरदृष्टि जो दोष होता है आपका, उसमें उत्तल लेंस यूज करते हैं। कौन सा बताएं? उत्तल, ये आपको ध्यान है। तो दूरदृष्टि में कौन सा यूज करेंगे? आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और निकट दृष्टि में कौन सा बताएं? दूसरे लेंस का, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? चलेगा, बड़े अपन आगे। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, अरावली पर्वतमाला जो है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर आती है? ये आती है आपकी राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। इसी चोटी का नाम क्या? इसी चोटी का नाम है माउंट आबू। क्या बोलो? माउंट आबू जो है आपका एक जगह है, इसे गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो माउंट आबू में गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, और ये आपका राजस्थान में आती है। क्लियर ना? आइए आगे हम बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा। तो आप ध्यान रखें, गंगा नदी के साथ में जो है आपका, ठीक, एक ब्रह्मपुत्र, कौन सी बोलो? ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदी मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है। क्लियर ना? जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप सब जानते हैं हॉकी। कौन सा बताएं? हॉकी। तो हॉकी हमारा क्या राष्ट्रीय खेल है? अब देखो हॉकी जो है आपका, ठीक, भारत और एक कौन सा बताएं? पाकिस्तान, इन दो देशों का राष्ट्रीय खेल आपको ध्यान रखना है। जबकि फुटबॉल की हम बात करें तो ये फ्रांस का, ब्राजील का और रूस का इनका राष्ट्रीय खेल है, आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। आप सब जानते हैं 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। कहाँ पे? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, हालांकि इंग्लैंड जो है आपका, जो इंग्लैंड देश है आपका, वो क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड में आपका मैदान है लॉर्ड्स। कौन सा बोलो? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जो है आपका इंग्लैंड का शहर है,
क्रिकेट का ग्राउंड है, इसे बोलते हैं क्रिकेट का मक्का। तो आपसे पूछा जाएगा क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, लोटसो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आपको पता है कि मछलियों का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश में भी क्या प्राप्त होगा? विटामिन डी प्राप्त होगा। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो -37 डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर तापमान हमारा होता है तो हमें बुखार आने लगती है। क्लियर ना? ये जो है आपका बुखार का संकेत होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा तापमान कितना था बॉडी का? तो बॉडी का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। या अब देखो, शरीर का तापमान 37 डिग्री तापमान होता है। जो हमारा कमरा होता है सामान्य, तो कमरे का तापमान जो होता है ना, कमरे का तापमान होता है आपका 27 डिग्री। कितना होता है? 27 डिग्री। मतलब जिस कमरे में, जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर तापमान कितना? 27 डिग्री है, जबकि शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। आपने देखा है कि आपने कपड़े को धुला, मान लो बारिश के समय में पानी में, तो कपड़े को यदि आप डोर पर डालोगे तो उसमें सूखने में टाइम लग जाएगा। लेकिन आप मान लो गीले हो गए, और गीले होने के बाद में आपने 1 घंटे कपड़े को पहने रखा, तो कपड़ा आपके शरीर पे जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का तापमान ज़्यादा होता है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहा था ना कि हम बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है ना, ठीक, ये बनी होती है हमारी किसकी बताएं? सिलिकॉन। किसकी बताएं? सिलिकॉन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान रखना है। आजकल सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम जो है आपका, उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। आपको पता है, देखिएगा कि जो उपधातु बोल दीजिए या बोल दीजिए आप अर्धचालक, है ना, तो जो अर्धचालक धातुएं होती है, कौन सी? अर्धचालक धातु नहीं बोलेंगे, अर्धचालक। देखो, अर्धचालक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो कार्बन होता है। कौन सा? कार्बन। एक होता है आपका सिलिकॉन, एक होता है आपका क्या बोलते हैं? जर्मेनियम, और एक होता है सीजियम आपका। ठीक है ना? तो ये अर्धचालक होते हैं। देखो, कोई भी जो पदार्थ होता है ना, मतलब जो धातुएं होती है, एक तो धातुएं, एक तो चालक, कुचालक, और एक कौन सी? अर्धचालक होती है। चालक मतलब वो होती है जिनमें करंट आपका आसानी से फ्लो हो जाए। जैसे लोहा है, लोहे में करंट आपका आसानी से आ जाता है। तांबा है, करंट आपका आसानी से आ जाएगा। चांदी आसानी से, चांदी तो सबसे अधिक चालक बताई गई है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। कुचालक कौन से? जिनमें करंट नहीं आता, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है। अर्धचालक कौन से होते हैं? जिनको कि गर्म करने पर चालकता आ जाती है। कहने का मतलब है, जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनमें करंट आपका आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आपके चलने लगते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक हमारे 4 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा कितने प्रश्न हो गए हमारे? ठीक, 49, 49 प्रश्न हमारे इसमें हो गए। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या आपका? होमो सेपियंस। क्या बताएं? ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? चलेगा। ये आपको मेंढक का नाम क्या? राणा, टिग्रिन, ऐसे अलग अलग जीवों के नाम आपके बताए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 51वें नंबर का। देखिए, हमने 50 प्रश्न डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ना? चलेगा। ठीक, 50 प्रश्न हम डिस्कस हमारे हो चुके हैं। चलेगा। भारत की प्रथम रेल कब चली? तो अपने पढ़ा था 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये प्रश्न हमारा ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर ना? किसने? डलहौजी ने चलाई थी। मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। कितने? 1 मिनट के अंदर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक चक्र हमारा क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है इसे। ठीक है ना? चलेगा। ये आ जाएगा आपका। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका अशोक स्तंभ जो है हमारा वाराणसी। कहाँ से पता है? वाराणसी। वाराणसी जो है आपका, ठीक, यहाँ से लिया गया। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? चलेगा। अशोक स्तंभ। ठीक है ना? चलेगा। और इसका रंग कैसा होता है? अंदर का नीला होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी बनी भारत की। ये बनी थी भैया 1912 में। कब बताएं? 1912 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के। कौन ने बताएं? दादा साहेब फाल्के, दादा घुंडीराज फाल्के ने इस मूवी को बनाया था। क्लियर ना? तो दादा साहब फाल्के के नाम से पुरस्कार भी मिलता है। तो फिल्मों के क्षेत्र में दादा साहब के नाम से सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। आपको ध्यान रखना है ना? किस क्षेत्र में? फिल्मों के क्षेत्र में, जिसकी शुरुआत जो है आपका 1969 से 1969 से हुई। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो दादा साहब फाल्के, तो याद रहेगा आपको कि भारत की पहली फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र था। और अच्छा, ये फिल्म जो थी आपकी, ये मूक फिल्म थी, गूंगी फिल्म थी, मतलब इसमें कोई बोल नहीं सकता था। क्लियर ना? भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा, जो कि 1931 में बनी। कब बनी? 1931 में। तो 1931 में कौन सी बनी आपकी? आलम आरा। देखो, 1911 में कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। 1931 में कौन सी बनी? आलम आरा। कौन सी? आलम आरा। क्लियर ना?
ठीक, इस वीडियो को आप देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, 100% ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे बच्चों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या? आपने डिस्कस किया था कि कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस उसका नाम होता है। बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि आपकी जांघ में होती है, क्लियर ना, पैर में होती है, या देखो नीचे आपका दे भी रखा है। अगला है, मानव शरीर में कुल पेशियां कितनी? तो जो मांसपेशियां होती है ये 639 होती है। कितनी बताएं? तो मानव शरीर में कुल जो मांसपेशी है, क्या बताएं वो कितनी होती है मांसपेशी? 639। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि मानव शरीर में हड्डी कितनी बताओ? तो हड्डी होती 206। हड्डी कितनी बोलो? हड्डी 206। मांसपेशी कितनी? 639, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें मेरुरज्जु की बात करें, मेरुरज्जु जो होती है ना, ठीक, मेरुरज्जु जिसे तंत्रिकाएं बोलते हैं, ये होती है हमारी 33। कितनी? 33 है ना। कसरू की हमारा जो, जैसे हमारी बॉडी आपकी ऐसी होती है ना बॉडी, ये हमारी मेन हड्डी हो गई, ऊपर आपकी गर्दन जुड़ गई, ये आपका हाथ वाला हिस्सा हो, तो ये जो मेन हड्डी होती है ना, इस हड्डी में संख्या कितनी? 33 होती है, 33 है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में 26 हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो इन्हें बोलते हैं कशेरुकी। तो कशेरुकी जो होती है, कशेरुकी मतलब कि हम ईंट की हड्डी वाले माना हो, जंतु होते हैं, तो 33 क्या होती है बताया? तो कशेरुकी की संख्या कितनी? 33 होती है। मांसपेशी कितनी? 639 होती है। और 206 क्या होती है बताया? आपकी हड्डी होती है, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना? 120 दिन का होता है, हमने डिस्कस किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अब ग्रंथि पूछ लिया भैया, तो ग्रंथि होती है यकृत। यकृत बोले तो आपका लीवर, क्या बोलो? तो जो लीवर होता है, देखिए क्या होता है लीवर, जैसे हमारा ये शरीर है, ये हमारा क्या पेट है, और ये क्या है बोलो? ये आपका लीवर है। ये हमारा अमाशय होता है, क्या? अमाशय होता है। इसके नीचे हम बात करें तो ये जो होती है ना, ये होती है हमारी आंत। क्या होती है? आंत। आंत में आप जो बाहर वाली आंत है, ये बाहर वाली है ना, ये बड़ी आंत होती है। ये अंदर वाली कैसी होती है? आपकी छोटी आंत। तो आपको पता है हमारा खाना पेट में आता है, पेट में से कहाँ जाता है? आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ये होता है हमारा यकृत। क्या होता है? यकृत। यकृत बोल दो, इसे आप लीवर बोल दो, इसे आप जिगर बोल दो, क्लियर ना। तो जिगर, यकृत, लीवर, ये क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको ध्यान रखना है ना। अब ग्रंथि क्या होती है? तो ग्रंथि जिसे बोलते, देखिएगा, मानव शरीर के वे भाग जिनसे कोई रासायनिक पदार्थ आपका निकलता है, उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो मानव शरीर के वे भाग जिससे क्या निकलते बताएं कुछ, जैसे कि अब ये रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो रासायनिक पदार्थ हमारे दो होते हैं, है ना। एक तो होता है आपका एंजाइम, कौन सा बताएं? एंजाइम। तो एंजाइम क्या? एंजाइम, है ना। और एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग हार्मोन्स। क्या होता है? हार्मोन्स। तो एंजाइम और हार्मोन्स जिनसे निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम बताएं ग्रंथि बोलते हैं। अब देखिएगा, जो एंजाइम निकलते हैं ना, ठीक है ना, जिनसे एंजाइम निकलने वाले को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी बोला? अंता। तो अंतःस्रावी ग्रंथि एंजाइम वाले होते हैं, और एक बहिस्रावी होती है, उसे बोलते हैं हार्मोन्स वाले, क्लियर ना। एंजाइम और जो हार्मोन्स होते हैं दोनों प्रोटीन से बने होते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो मानव शरीर के वे भाग जिनसे कोई रासायनिक पदार्थ निकलता है उसे ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और एक बहिस्रावी, क्लियर ना। ठीक, जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अंतःस्रावी से निकलते हैं, और जो आपके एंजाइम होते हैं बहिस्रावी से निकलते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलेगा, बड़े बना के, मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप क्लियर हो, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, भारत का सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा था? तो फेरिक्विन। भारत का रेलवे का सबसे पहले इंजन का नाम था फेरिक्विन था, आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो भारत की पहले ट्रेन चली थी उस ट्रेन के हिसाब से माना जाता है। देखिएगा, तो भारत में पहली ट्रेन चली कब बताया? 1853 में, है ना। भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी बताएं? बिजली वाली ट्रेन कब चली आपकी? तो 1925, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली लाइट वाली ट्रेन कब चली? 1925 में चली, आपको ध्यान रखना है। बड़े बना के अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? अच्छा, कुछ प्रश्न आपके रिपीट हुए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, है ना। जनरल डायर ने यहाँ पे जो गोली चलवाई थी, क्लियर ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया था। कब किया था? तो 1 अगस्त 1920 से। कब से बताए? 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया था? आपका असहयोग आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। चलेगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो आपको बताना चाहूंगा ऋग्वेद। कौन सा बताएं? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की बात की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे वेद कितने हैं? तो 4 है। सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और आपका ठीक एक कौन सा? ऋग्वेद। एक आप कौन सा बताएं? एक आ जाएगा आपका यजुर्वेद। कौन सा बोलो? यजुर्वेद। एक आएगा आपका सामवेद, और एक कौन सा बताएं? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे आखिरी वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद जो है हमारा, इसमें गायत्री मंत्र की बात की है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऋग्वेद का जो आपका तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की गई है, ओम भूर्भुवः स्वहा, ठीक है ना।
और जो गायत्री मंत्र है हमारा, ये भगवान सूर्य को समर्पित है, आपको ध्यान रखना, सावित्री माता का मंत्र है ये, है ना। यजुर्वेद की बात करें, ये गद्य और पद्य में लिखा हुआ है। सामवेद की बात करें, संगीत के बारे में दिया हुआ है। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में, दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में और जादू टोना इनके बारे में दिया हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है, तो आप ध्यान रखें, छोटी आंत जो होती है हमारी, कौन सी आंत बताएं, छोटी आंत में ही जो है क्या होता बताएं, इसमें होती है क्या, पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होगी, छोटी आंत में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हम बात करेंगे तो तांबा जो है आपका सबसे पहले उपयोग किया गया धातु है ना, जो कि आपका हम बोल सकते हैं नवपाषाण युग में ये आपका आया था, क्लियर ना। चलेगा, वो पहले आदि मानव के रूप में हुआ करता था, ठीक है ना। चलेगा, लोहा तो जो है आपका ऋग्वेदिक काल में आया, कब आया, ऋग्वेदिक काल में। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो आपको पता है रेशम के जो कीड़े होते हैं वो सहतूत, कौन सा बताएं, जो सहतूत वृक्ष होता है उस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम से रेशम प्राप्त होता है और रेशम भारत में से सर्वाधिक कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। क्या होता है, कर्नाटक। तो भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा रेशम होता है, आपको ध्यान रखना है। देशों की बात करें चीन, तो चीन जो है आपका दुनिया का सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य देश है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। कर्नाटक राज्य है हमारा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, पृथ्वी के सबसे नजदीक अवग्रह कौन सा, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दे रखा, देखेगा। अच्छा, पृथ्वी के नजदीक पूछा उससे, देखेगा पृथ्वी के नजदीक ग्रह की पूछा, तो आपको पता है ये हमारा क्या है, सूर्य है। सूर्य के इधर में कौन सा आपका, ये हमारा बुध है। बुध के बाद कौन सा आपका, शुक्र है। फिर कौन सा बताएं, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन सा है, तो मंगल है। तो देखो मंगल की दूरी थोड़ी ज्यादा है, पृथ्वी करीब में कौन सा आता है, शुक्र आता है। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे करीब क्या बताए, ग्रह कहलाता है। शुक्र जो होता है इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं होता है ना। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसे भोर का तारा, सांझ के तारे के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि जो हमारी आंख होती है ना, आंख है ना, आंख की बात करें तो आंख में जो है आपका हमारी, जैसे मान लो ये आंख है, तो आंख में यहाँ पर होती है सबसे पीछे वाले भाग में क्या होता है आपका, रेटिना। तो जो रेटिना होता है हमारा, रेटिना है ना, ये मान लो आंख है तो रेटिना यहाँ पे होती है। तो ये जो रेटिना होती है, इस रेटिना पर क्या बनता है आपका, इमेज बनता है, क्लियर ना। तो हमारी आंख में रेटिना पर क्या बनता है, इमेज बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल। क्या बताएं, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन, आपको पता है, ठीक है। सूर्य है हमारा, उसका ऊर्जा देने का कारण क्या है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन, कौन सा बोलो, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा है। कहने का मतलब ये हुआ, जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, 4 नाभिक आपस में मिलकर के वो हीलियम बनाते हैं, क्लियर ना। और सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलते हैं, मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। यदि नाभिक एक दूसरे से टकराकर टूटते हों, ज्यादा बनते हैं, तो ये विखंडन कहलाता है। परमाणु बम जो होता है विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, परमाणु जो होता है, जबकि जो सूर्य में जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक, आगे होगा समझ में आपको हाइड्रोजन का, है ना। और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवर्त तत्व कहते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है आपको, हाइड्रोजन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र है। अभी बताया था मैंने आपको, शुक्र ग्रह जो है कैसा है बताएं, ये चमकीला है, कैसा बताया, चमकीला है, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न है हमारा, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, तो आपको ध्यान रखना, मछलियों में क्या होते हैं, गलफड़ होते हैं। गलफड़ मतलब बोलते, गलफड़ बोल दो या इसे बोल दो आप गिल्स, क्या बोल दे बताए, गिल्स, है ना। एक सेकंड रुकेगा, क्या बोल दीजिए, गलफड़े या क्या बोल दो इसे, गिल्स, है ना। तो गिल्स से सांस कौन देती है, आपकी मछली देती। मेंढक की बात करें तो मेंढक जो होता है आपका, मेंढक, ठीक, मेंढक जो होता है आपका त्वचा सांस है, त्वचा से ना, ये आपको ध्यान है। मेंढक उभयचर, उभयचर क्यों है, ये पानी में रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, त्वचा से अपनी सांस लेता है ना। हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य हम किससे सांस लेते हैं, तो हम फेफड़े से लेते हैं, किससे होता है, फेफड़े से, ठीक। तो ये पूछे जाते हैं कि कौन से जीव का अंग कौन सा होता है, तो मछलियों का श्वसन अंग कौन सा होता है, गलफड़ा होता है। मेंढक का त्वचा होता है, ठीक है ना। और अपना मनुष्य क्या होता है, फेफड़ा होता है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हरे पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या, तो हरे पौधों द्वारा जो अपना भोजन बनाया जाता है उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्लियर ना आपका। तो हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बताएं, भोजन बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्लियर ना। और प्रकाश संश्लेषण के बाद में इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है आपका एक तो CO2, देखो पौधे क्या लेते हैं, अब देखो प्रकाश संश्लेषण है क्या,
भाई ये आपका पेड़ है, आपका पेड़ है ना, मान लो ये क्या है, देखो अपन पेड़ बनाते हैं क्या ना, चलिए थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं पेड़ अपन, देखो आप है ना, एक सेकंड इसको अपन हटा देते हैं, पहले थोड़ा जगह ले लेते हैं। देखिएगा जैसे कि आपका ये पेड़ है, पत्तियाँ है ना, पत्तियाँ है, और ये क्या है, ये आपका मनुष्य है, ठीक है ना, और ये आपका स्थल है। अब देखो क्या होगा, ये पेड़ की पत्ती है, इस पेड़ की पत्ती में क्या होता है, पेड़ की पत्ती में होता है क्लोरोफिल, क्या होता है बताओ, क्लोरोफिल ना। ये आपका सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ा पेड़ की पत्ती के ऊपर, है ना। अब क्या होगा, अपन मनुष्य ने क्या छोड़ी, CO2, अपन CO2 छोड़ दे, क्या CO2, और साथ में बना दिया पानी, ठीक है ना। तो 6 तो क्या बताया आपका CO2, और क्या बताए 12 क्या बताया आपका H2O, जल, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों आपस में क्या बता, देखो CO2 तो वायुमंडल से आपका आ जाएगा पेड़ के अंदर, है ना। पेड़ की पत्ती के पीछे रंध्र होता है, पत्ती के पीछे वाला हिस्सा रंध्र कहलाता है, स्टोमेटा बोलते हैं, जैसे पत्ती मान लो ये, तो पत्ती का जो पीछे वाला भाग होता है ना, छिद्र होते हैं, उन्हें बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा। तो पौधा क्या करेगा, वायुमंडल से जो रंध्र होता है, रंध्र के माध्यम से CO2 लेगा, क्या लेगा बताए, CO2, ठीक, क्या लेगा CO2। तो CO2 तो पौधा क्या करता है बताए आपका, वायुमंडल से लेगा, और जो जल होता है वो अपन लोग देते हैं। तो CO2 और जल, इन दोनों को क्या करती है, जो पत्ती होती है ना, पत्ती, ये पत्ती हमारी, पत्ती में क्लोरोफिल है आपका और सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती क्या करती है, CO2 की और H2O, इन दोनों की रासायनिक क्रिया करवाती है। जब रासायनिक क्रिया होती है तो इसमें निकलता है C6H12O6, मतलब ये आपका ग्लूकोज निकलता है, ठीक, ग्लूकोज निकल जाता है। साथ में क्या होता है, इसमें 646 जो है आपका ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये ऊर्जा प्राप्त, सॉरी 686 ATP है ना, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से क्या बताएं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ कि पौधे क्या, पौधों की जो पत्ती होती है, पत्ती का पिछला भाग होता है रंध्र, स्टोमेटा बोलते हैं। तो पौधे की पिछले वाली जो हिस्सा होता है, उससे पौधा CO2 को लेता है और जड़ों से लेता है पानी को। तो पानी यानी जल यानी आपका H2O, तो पानी से आपका H2O है, जल का नाम है, और CO2 वायुमंडल से मिल गया। इन दोनों को जो पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल है, ठीक, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन दोनों को मिलाता है, रासायनिक क्रिया करवाता है, जिससे एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है 686 कैलोरी, और साथ में क्या बताएं C6H12O6 क्या बताया आपका, ये प्राप्त होता है। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े बन आगे चलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरे पौधे जो होते हैं, ठीक है ना, ये होगा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर ना, और ये पत्तियां बनाती है, चलेगा, ये आ जाएगा। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको ध्यान रखना है। और टिम बर्नर्स-ली, कौन बताएं, टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने क्या इसका आविष्कार किया, आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, गोदावरी नदी जो है, कौन सी बताए, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम जो महाराष्ट्र राज्य है, कौन सा, महाराष्ट्र में त्र्यंबक नामक स्थान से हुआ है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती डेल्टा बनाते हुए। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया कुल कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया है आपकी 24, अपन ने पहले भी इसको पढ़ा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो अशोक चक्र है आपका, इसमें ध्वज में पूछा, सॉरी है ना, देखो ध्वज में तिलिया का मतलब क्या है, देखो अशोक चक्र में 24 तिलिया है, और ध्वज हमारा 3 रंगों में, कितने रंगों में बताया, 3 रंगों में। तो अशोक जो हमारा तिरंगे के बीच में लगा है अशोक स्तंभ, इसमें तिलिया आपकी 24 है। रंग कितने हमारे, 3 है। क्लियर ना, सबसे ऊपर रंग कौन सा है, केसरिया, बीच में कौन सा है, सफेद, और नीचे कौन सा आपका, हरा। क्लियर नहीं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रीय खेल कौन सा, हॉकी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। क्या नाम था, आर्यभट्ट। तो आपको ध्यान रखना, आर्यभट्ट जो था आपका, ये 19 अप्रैल, क्या बताएं, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। पहला उपग्रह कहां से, तो ये सोवियत संघ का, बताएं सोवियत संघ जो है आपका रूस, वहां से छोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, K2। क्या बताएं, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर आती है बताइए, ये आती है आपकी लद्दाख में। वर्तमान में का लद्दाख, देखो जम्मू कश्मीर का, मतलब लद्दाख में नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे POK। क्या बताएं, POK बोले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कश्मीर जिस पर किसका बताए, पाकिस्तान कब्जा दी। मैप से बनाना चाहे, देखो ऐसा आपका ये देखो, ये आपका वर्तमान में लद्दाख राज्य घोषित हो गया है। तो लद्दाख कहाँ पे है, लद्दाख मतलब कश्मीर, POK। तो POK में क्या आपका K2 है, और K2 क्या है बताएं, K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा पूछे, भारत में स्थित तो सिक्किम में आती कंचनजंगा, कौन सी बोलो, कंचनजंगा जो है ना, वो भारत की, मतलब जिसपे भारत का अभी वर्तमान में भारत का शासन है, कह सकते हैं कि भारत के अंडर में, वो है कंचनजंगा।
तो कंचनजंगा आती है कहाँ पे, सिक्किम में, और K2 आती है पीओके में। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी आती है उत्तराखंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, चलेगा, बढ़ते बन आगे। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय। देखो आपको ध्यान रखना है भाई, जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी में ये बीच में विषुवत रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये विषुवत रेखा है ना, बीच वाली रेखा, इसे बोल दो भूमध्य रेखा, या बोल दो क्या बताएं, विषुवत बोल दो। तो विषुवत रेखा के उत्तर में और क्या बताएं, दक्षिण में, है ना। जैसे विषुवत रेखा कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री से ऊपर उत्तर में 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका नीचे। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 30 डिग्री और दक्षिण में 30 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। ये क्षेत्र गर्म होता है। कैसा होता है, गर्म, मतलब गर्मी यहाँ पर ज्यादा होती है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा सीधा पड़ेगा इसके ऊपर, गर्मी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है आपका पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में, मैंने विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण पे जो आपका होता है, इसे क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, ठीक इस क्षेत्र में जो है आपका सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, और यहीं पर सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है, और यहीं पर सर्वाधिक आपके जीव रहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के कौन से हिस्से में, पृथ्वी के भैया कौन से हिस्से में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो उष्णकटिबंधीय में, ठीक, गर्मी पड़ती है। उसने पूछा आपसे सर्वाधिक जैव विविधता कब पाई जाती है, तो कब जैव विविधता कहाँ मिलेगी आपको, उष्णकटिबंधीय। जैव विविधता कहाँ मिलेगी, उष्णकटिबंधीय में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, उष्णकटिबंधीय में। ये आपको ध्यान रखना, गर्मी ज्यादा होगी तो बारिश ज्यादा होगी। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। जलोढ़, देखिएगा मिट्टी जो होती है हमारी मिट्टी, जैसे हमारी मिट्टी है ना, ये मिट्टी है, तो मिट्टी में मान लो जो ऊपर वाली मिट्टी होगी ना, जलोढ़ मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी होती है जो पानी से बनती। पानी से कैसे बनती भाई, पानी द्वारा बहाकर लाए गए कछार से, कचरे से जो मिट्टी बनती इकट्ठी होती है, उसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलेंगे, जलोढ़, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी जो होगी ना हमारी, ठीक है, कौन सी मिट्टी, जलोढ़, जैसे जलोढ़, क्या बोलेंगे, जलोढ़। अब जलोढ़ मिट्टी जो होती है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा ना, ये नया होगा, और जो नीचे वाला होगा कैसा होगा, पुराना, जो पुराना जमा होता जाएगा आपका। तो नवीन जलोढ़ को बोलते हैं क्या, खादर, और पुरानी को बोलते हैं बांगर। क्लियर ना आपका, ये आपको ध्यान। और ये मिट्टी आपकी राख जैसी होती है, किस कलर की, राख जैसी की। ध्यान रखें, भारत की सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी वो कौन सी है, उपजाऊ मिट्टी। तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ मिलेगी भारत में अधिकतर, तो ये मिलेगी आपको डेल्टाई भाग में, पंजाब हरियाणा में मिलेगी, या उड़ीसा पश्चिम बंगाल, जहाँ पर नदियाँ गिरती है, जैसे खाड़ी वाले क्षेत्र में, मतलब इधर वाले क्षेत्र में जहाँ नदियाँ ज़्यादा गिरेगी ना, वहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। काली मिट्टी कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलती है, गुजरात में मिलती है, आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी। गंगा यमुना के मैदान में कौन सी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। पंजाब हरियाणा में मिल जाएगी, है ना, या अपने उड़ीसा वगैरह में मिल जाएगी, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 81वें नंबर का, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, अभी अपन ने पढ़ा। अच्छा, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पर है बताया, दिल्ली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। मनोज कुमार मुकुंद कौन है वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है ना। और यदि हम बात करें तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, तो अनिल कुमार चौहान, CDS वर्तमान में। आपको वर्तमान CDS कौन है भारत के, अनिल कुमार चौहान। कौन है बोलो, अनिल कुमार चौहान है, आपको ध्यान रखना है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था बताएं, चीन, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में सबसे पहले कागज की मुद्रा जारी किसने की थी, चीन ने की थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में सर्वाधिक कागज कहाँ होता है, तो कागज जो बनाता है वो कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है, वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा कागज बनता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा, सिख धर्म में आप सब जानते हैं जो त्योहार होता है वो होता है बैसाखी। कौन सा बताएं, बैसाखी। तो बैसाखी त्योहार कहाँ होता है, तो बैसाखी त्योहार किस में होता है बताएं, सिखों का त्योहार है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप सब जानते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, ठीक, जो कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी थे, आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले उप प्रधानमंत्री भारत के रहे। इनकी जयंती 31 अक्टूबर को होती है। तो 31 अक्टूबर को जो है हम भारत में अखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और आपका जो लद्दाख है, ये 2 केंद्र शासित राज्य आपके बने थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, आइए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि
वेद व्यास जी जो थे आपके महाभारत के रचयिता है। और आप सब जानते हैं सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हमारा महाभारत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान किसने कहा, तो आप सब जानते हैं 1965 का जो युद्ध हुआ था, 1965 में जो भारत और क्या बताया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। आप याद रखिएगा जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जो है आपका शब्द जो जोड़ा है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा है। किसने जोड़ा बताएं, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने जोड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा आपका। और जय अनुसंधान आ जाए तो मोदी जी ने जोड़ा। तो आप ध्यान रखिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जो है आपका ये मोदी जी का नारा है ना। जय जवान जय किसान किसका है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसान अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे आपके ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। क्लियर ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो कार्बन का रूप कौन सा, हीरा। आप सब जानते हैं ना कि कार्बन का 2 अपरूप है, कौन कौन से बताएं, एक तो हीरा और एक कौन सा बोलो ग्रेफाइट। हालांकि एक तीसरा फ्लोरीन करके भी होता है, लेकिन ये 2 मूल रूप से माने जाते हैं। क्लियर ना। अच्छा, हीरा ग्रेफाइट धातु नहीं, ध्यान रखिएगा। ये कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन अपन ने पढ़ा था कि अर्धचालक है, आपको पता है। क्लियर ना, ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन जो है आपका उसके 2 अपरूप है, कौन कौन से मेन मूल रूप से, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो है आपका ठीक एकमात्र क्या बताएं विद्युत की सुचालक अधातु कह सकते हो आप चाहो तो। क्लियर ना, कि मतलब ये ठीक अधातु अर्धचालक है, इसके बाद में करंट आपका आता है। क्लियर ना, अधातु होने के बाद में भी। क्लियर ना, ग्रेफाइट में। चलिए बड़े, ग्रेफाइट पेंसिल वगैरह होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। आप सब जानते हैं कौन सा बाघ है। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर कहाँ पर, राजस्थान में। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिख धर्म के संस्थापक का नाम क्या है, तो गुरु नानक जी, आप सब जानते हैं। 10वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, अभी मैंने डिस्कस किया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है, आप सब जानते हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा की डॉल्फिन। तो गंगा में निवास करने वाली डॉल्फिन जो है, ठीक, डॉल्फिन जो है आपका वो क्या है, राष्ट्रीय हमारा जलीय जीव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है, आप सब जानते हैं ना। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। जय हिंद नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ये आपको पता है, गुलाम वंश की शासिका थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश की पुत्री थी, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, तो आई होप कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। देखो बच्चों, हमने प्रयास किया है कि एक ही वीडियो में अधिक से अधिक प्रश्न डिस्कस करने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जीडी एग्जाम या आने वाले जेल पहरी या एमपी फॉरेस्ट या एमपी पुलिस हर एग्जाम में, एसएससी जीडी या एसएससी आप कह सकते हैं एमटीएस वगैरह, प्रत्येक एग्जाम में आने वाला टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। एक बार देखिएगा, फिर आप लूसेंट को उठा के पढ़िएगा, ठीक। ये जो पीडीएफ है आपको लिंक में मिल जाएगी, इस पीडीएफ को पढ़िएगा। वीडियो को देखने के बाद में आपको 100% क्या है, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो जय हिंद, जय मां भारती। अगला वीडियो हम बिल्कुल आपके लिए बेहतर लेकर आएंगे और भी, ठीक है। जय श्री राम। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।